हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट प्रीवियस ईयर के 2020 से 2014 तक के क्वेश्चन। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम आरबीएससी मीडियम के देखने वाले हैं कि 2014 से लेके 2020 तक क्या क्वेश्चन पूछे। सबको देखेंगे बारीकी से कि किस तरीके का पैटर्न बनता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आपको बटे के बटे नंबर मिले। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है अपन की तैयारी चल रही है 100 में से 100 लाने की। ठीक है भाई, तो हर एक बारीक पॉइंट को समझेंगे कि कहां पर नंबर कटने की गुंजाइश है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर वहां पर काट सकता है एग्जामिनर, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो 2020 के क्वेश्चन पेपर में अगर मैं आपको बोलूं तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का था और तीसरा आपको पूछा था न्यूमेरिकल। और अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये न्यूमेरिकल आपको पूछा था कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है ना, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है भाई, कैडमियम निकल आपका स्टोरेज सेल है, कैडमियम निकल का संचायक सेल है और इसमें एनोड पर होने वाली आपको रासायनिक अभिक्रिया देनी है। ठीक है, एनोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मैंने आपको सारे लेक्चर पढ़ा रखे हैं भाई, आपको ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बटन है उस पर भी मिल जाएगा और इस लेक्चर के पूरे खत्म होने के बाद आपका एंड पेज आएगा, वहां पर भी आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो लेक्चर देख लो, सारी बातें, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, सारी बातें हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ रखी हैं। ठीक है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैडमियम निकल संचायक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया अपन को देनी है, तो एनोड पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनोड वाली लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले का आंसर देखिए भाई, कैडमियम। ठीक है, सॉलिड, और आपको पता है एनोड पर अभिक्रिया देनी है तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहां रिएक्शन होती है 2 हाइड्रोक्सिल आयनों से और आपको पता है आयन किस मीडियम से आएगा? जलीय मीडियम से। भाई पानी में घोलेंगे तभी तो आयन बनेगा, तो उसके लिए क्या लगाना है? एक्वस लगाना है। ठीक है, और ये क्या देगा भाई? कैडमियम आपका हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करके कैडमियम ऑक्साइड बनाएगा CdO, और ये किस फेज में? सॉलिड फेज में। साथ ही आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका? वाटर का, और वाटर किसमें होगा भाई? लिक्विड में, तो उसके नीचे क्या लगा दिया? L। अब यहां माइनस के कितने चार्ज हैं? 2। अरे भाई ये तो न्यूट्रल है, 0। ये तो कैसा है? न्यूट्रल। यहां कितने चार्ज है? माइनस के 2। तो यहां पर भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितने आएंगे? माइनस के 2, और माइनस के 2 के तौर पर यहां पर कौन रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो आपको पता है ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, और इस पर चार्ज कितना आ गया? माइनस के 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां भी माइनस का 2 चार्ज, यहां भी माइनस का 2 चार्ज, और ये रिएक्शन हमारी हो चुकी है बैलेंस। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है तो इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और हमको सबको ये बात पता है कि एनोड पर सदैव कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर सदैव क्या होता है? रिडक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई किस पर? एनोड पर। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हो चाहो तो कि सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया भाई? एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है, और ये ही आपको पूछी है, पूरा लिखोगे 1 नंबर आपको मिलेगा। लिख लो इस बात को, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। लिख लिया? मिटा दूं भाई? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन 1 नंबर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है भाई? फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको पूछ रहा है, सीधा सीधा आपको लॉ लिखना है और उसका जो मैथमेटिकल जो आपका एक क्या है? डेरिवेशन टाइप का है, उसको भी आपको फॉर्मूले को लिख देना है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या था भाई? प्रथम नियम हमने पढ़ रखा है, क्या था? कि विद्युत अपघटन के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है भाई? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है,
होती है। देखो सीधा सीधा एक्सप्रेशन से आप बात कह सकते हो कि निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होगी? प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो सीधे सीधे आप रिलेशन लिख सकते हो यहां से, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q के। ठीक है ना, आपको पता है W बराबर क्या है? निक्षेपित या मुक्त पदार्थ की मात्रा, Q बराबर क्या है? विद्युत धारा की मात्रा, या आप आवेश भी कह सकते हो। ठीक है, और आप सबको पता है आवेश बराबर क्या होता है भाई? आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय, और आपको पता है विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं? एम्पियर से, और समय को किससे दिखाते हैं? सेकंड से। तो आपको पता है एम्पियर के लिए क्या लिखोगे? I, और सेकंड के लिए क्या लिखोगे? S, या आप T भी लिख सकते हो। टाइम के लिए क्या लिख सकते हो? आप T भी लिख सकते हो। ठीक है ना, एम्पियर सेकंड हो गया, और टाइम के लिए आप लिख दो T। तो आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट कौन आता है? आपका Z। और Q बराबर आपको पता है, Q बराबर क्या होता है भाई? Q बराबर होता है IT। तो पूरा फॉर्मूला क्या आ गया? W बराबर ZIT। यह आपका क्या हो गया भाई? ये आपका हो गया विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, लिख लो इस बात को, लिख लो भाई। ठीक है, आपसे पूछ ले Z क्या है, तो Z बराबर क्या है भाई? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z का भी लिख लो, Z का नाम क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक। ठीक है, इसको भी आप लिख लो, और ये आपका हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, लिख लिया? मिटा दूं भाई? देखो अब नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तीसरे पर चलते हैं भाई। देखो न्यूमेरिकल देखना आसान सा था, नोट्स में मैंने आपको सारी बात बता रखी है। ऊपर लेक्चर नंबर आपको सारे मिल जाएंगे ऊपर आई बटन पे। ठीक है ना, तो उसको एक बार क्लिक करके आप देख लेना, मैंने सारे लेक्चर वहां पर डाल रखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, आंसर नंबर तीसरे पर। ठीक है, देखो तीसरा नंबर का आंसर देखो। अब न्यूमेरिकल है, आपको क्या बोल रखा है कि यदि 298 केल्विन पर एसिटिक एसिड और आपको HCl और आपको NaCl दे रखा है। ठीक है, जिसके लिए आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के मान दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं भाई? एसिटिक एसिड के लिए तो है 390.5, और आपके HCl के लिए कितना दे रखा है? 425.4, और NaCl के लिए मान दे रखा है आपका 126.4। ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी यूनिट है भाई? मोलर चालकता की यूनिट है। ठीक है ना, तो CH3COO यानी सोडियम एसीटेट के लिए आपको क्या निकालना है? CH3COO Na के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपको निकालनी है। और इस तरीके का न्यूमेरिकल जब मैंने आपको क्लास करवाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कैसे सोल्व करोगे इसको? सीधा सा तरीका देखना भाई, ध्यान से समझना है ना न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका। पहले क्या करना है आपको? पहले आपको करना है कि क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे CH3COO Na की अनंत तनुता पर मोलर चालकता पूछ रहा है। तो जो आपको चाहिए ना उसको तो जोड़ दो, और जो नहीं चाहिए उसको घटा दो। आपको क्या करना है? जो आपको वैल्यूज चाहिए, जो आपको फाइनल इक्वेशन चाहिए, उसकी वैल्यू को तो जोड़ दो, और जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू को घटा दो। तो हमें CH3COO चाहिए क्या? चाहिए, तो हम इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि इस वाली वैल्यू से ही तो हमें CH3COO मिलेगा। क्या हमें Na चाहिए? हाँ चाहिए हमें। तो Na कहां से मिलेगा हमको? NaCl से मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? और हमें क्या नहीं चाहिए? हमें Cl चाहिए क्या? इसमें Cl चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो Cl हमें नहीं चाहिए। हमें हाइड्रोजन चाहिए क्या? इसमें हाइड्रोजन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हमें कुल मिला के HCl नहीं चाहिए। तो HCl नहीं चाहिए तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज चाहिए, जो आपको फाइनल इक्वेशन में वैल्यू चाहिए उसको तो जोड़ दो, जो नहीं चाहिए उसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसके लिए आंसर लिखूं तो पहले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं। रिक्वायर्ड इक्वेशन, आपको कौन सी इक्वेशन चाहिए भाई? हमें ये चाहिए लैम्बडा और CH3COO Na। ठीक है, लैम्बडा इनफाइनाइट लिख लिया हमने, बराबर ये किसका होगा? लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस, और लैम्बडा इनफाइनाइट और क्या आ जाएगा भाई? Na है ना, तो Na प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमको वैल्यूज चाहिए भाई। अब ये वैल्यूज को हमको कौन दिला सकता है? इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, मैं इसको मिटा दूं भाई। ठीक है, ऊपर वाले को चलो यहीं नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इधर साइड में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको। ये वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? CH3COO Na, ये वैल्यू मुझे ऐसे मिलेगी कि मैं CH3COOH को जोड़ दूं, ठीक है, और लैम्बडा NaCl को जोड़ दूं, माइनस लैम्बडा HCl को मैं घटा दूं। सारी कौन सी वैल्यू है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो CH3COOH मुझे चाहिए, जोड़ दिया। Na मुझे चाहिए, जोड़ दिया। HCl मुझे नहीं चाहिए, घटा दिया। अब आप देखो CH3COOH की वैल्यू कितनी दे रखी है? 390.5। ठीक है, कितनी दे रखी है?
390.5 प्लस NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है? NaCl की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 126.4। कितनी दे रखी है? 126.4। और माइनस करो इसमें HCl की वैल्यू, यहां पर दे रखी है कितनी? 425.4। तो 425.4, ठीक है। अब इसको जोड़ दो और इसको घटा दो भाई। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ोगे तो आएगा 516.9, ठीक है। इसमें से कितना घटा दो? 425.4। तो 9 में से 4 गया, आंसर आपका आएगा 91.5। यूनिट लिखनी है, क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिट लिखनी है एंड में, नहीं तो आपके नंबर काट सकता है। यूनिट क्या है मूलर चालकता की? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये किसकी यूनिट है? लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO Na की वैल्यू है, ठीक है, जो हमने यहां से फाइंड आउट करी, ठीक है। किसकी सहायता से? कोलराउश के नियम की सहायता से। ये कोलराउश नहीं तो बात बताई थी ये वाली आपको, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से। चलो इसको और डिटेल से मैं बताऊं आपको, तो देखो इस तरीके से काट पीट के आप देख लेना, फाइनल वैल्यू इसी की आएगी। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये वैल्यू को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या? लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट H प्लस, ऐसे ही तो लिखेंगे इसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू। दूसरी NaCl के लिए अगर हम वैल्यू लिखें तो प्लस में किया है हमने, तो लैम्बडा इनफाइनाइट NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस में, साथ ही साथ आपका किस में टूटेगा? Cl माइनस में। यही कहानी होगी भाई। अगली बात किसकी है? माइनस किया है आपने क्या? HCl, तो माइनस कर रहे हैं हम, माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट HCl किस में टूटेगा? H प्लस में, और Cl आपका किस में जाएगा? माइनस में। लेकिन आपने क्या करा है? माइनस, तो अब आप प्लस नहीं लिखोगे, दोनों के लिए क्या लिखोगे? माइनस। तो माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट Cl माइनस, यही करोगे भाई। अब देख लो आपका क्या क्या कट सकता है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या यहां से प्लस के Cl माइनस से माइनस का Cl माइनस कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। प्लस के H प्लस से, प्लस के लैम्बडा H प्लस से माइनस का लैम्बडा H प्लस कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। अब आपके पास बचा क्या? हमारे पास बचा CH3COO माइनस, और क्या बचा? Na प्लस। और यही हमें चाहिए था। यही क्या है भाई? हमें चाहिए था। देख लो रिक्वायर्ड इक्वेशन में आपको क्या यही चाहिए था? यही तो चाहिए था भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन में, CH3COO माइनस और Na प्लस, और यही आया CH3COO माइनस Na प्लस। कब आया? जब हमने इन दोनों वैल्यूज को जोड़ा और HCl की वैल्यू को घटा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट यहां से लिखो, आपको बटे के बटे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी आप और अच्छे से लिखना चाहो तो इस स्टेप को भी आप यहां पर बीच में ऐड कर सकते हो इसके बाद में, ठीक है। समझ के बात को? लिख लो भाई, इसको काट मिटा दें भाई, इसको मिटा दें तो ठीक है। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल आपका इस तरीके का आपको 21 में भी मिल सकता है, तो ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन करने आपको, है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको पूछ रहा है उसकी वैल्यू को जोड़ दो, जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू को घटा दो, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, अब 2019 का पेपर देखते हैं, ठीक है। आ जाएंगे भाई 4 में से 4। सबसे पहले क्या करना है? खुद से सोल्व करना है। खुद से सोल्व करोगे पहले न्यूमेरिकल को, और अगर आपको नहीं आ रहा फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। और साथ में यूनिट लिखना जरूरी है। अगर ये यूनिट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपका हाफ नंबर काट सकता है भाई। तो ध्यान देना, जब भी आपको फाइनल वैल्यू आ जाए तो उसके बाद में वो वैल्यू जिसकी है उसकी यूनिट आप जरूर लिखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट देखो 2019 का क्वेश्चन पेपर। चलो भाई 2019 का पेपर देख लेते हैं, ठीक है ना। 2019 में भी आपको पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, और तीसरा वही न्यूमेरिकल पूछा है आपको कितने नंबर का? 2 नंबर का। यानी आपसे 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल, ठीक है। 21 में देखते हैं भाई कितना सिलेबस आपका जो भी कुछ डिसाइड होता है उसके हिसाब से देख लेंगे, लेकिन अभी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो देखो 2019 आरबीएससी 2019 देखना भाई। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए, कोई 2 कारक लिखिए, ठीक है। बताया भी था मैंने आपको जब पढ़ा रहा था भाई,
कि यहां से क्वेश्चन आ चुका है, आरबीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है ना। तो कोई दो कारक आपसे पूछे हैं, ऐसा भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर कारक देके बोले कि ये किस तरीके से प्रभावित करता है चालकत्व को, बताइए, ठीक है ना। तो इनकी बात करेंगे हम। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है, वैद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए, ठीक है। अभी हाल ही में हमने संक्षारण टॉपिक पढ़ा है भाई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है। 298 केल्विन पर 0.10 मोलरिटी का केसीएल सॉल्यूशन दे रखा है, 0.10 मोलरिटी का केसीएल सॉल्यूशन, और इसकी विलयन की चालकता दे रखी है, केसीएल विलयन की चालकता कितनी दे रखी है भाई, 0.01, एक सेकेंड, 0.0129 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है भाई, ये तो आपको वैल्यूज दे दी इसने, पूछ रहा है आपसे कि इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। आगे पूछ रहा है इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, हर क्वेश्चन को करने की खुद से कोशिश करोगे, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। फिर अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन करोगे। ये आपका है 1 नंबर का, ये वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर का, और न्यूमेरिकल आपको पूछा है कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है भाई। खुद से करने की कोशिश करो, नहीं आए तो फिर आप यहां पर सॉल्यूशन को देखना। कर लिया, चलें आगे, ठीक है। देखना भाई, अब पहले का आंसर अपन देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। आपने कितने कारक पढ़े थे भाई, 5 कारक पढ़े थे। पहला कौन सा था, अंतरायनी आकर्षण। दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका कि विलायक की विस्कासिता, ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा था तीसरा विलयन की सांद्रता आपने पढ़ा था। फिर आपने एक प्रभाव और पढ़ा था टेम्परेचर का, और साथ ही साथ आपने आयनों का विलायकीकरण भी पढ़ा था भाई, ठीक है ना। ये आपने 5 टॉपिक पढ़े थे। अब इनमें से किसी भी 2 टॉपिक का आप केवल नाम लिख दो, क्योंकि वो आपको केवल क्या पूछ रहा है, 2 कारक पूछ रहा है, ठीक है ना। और सिर्फ 1 नंबर का है तो पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको बता रहे हो डिटेल से। चाहो तो छोटी छोटी लाइन लिख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ कारक के नाम पूछे हैं तो जितना पूछ रहा है हम उतना ही आंसर देंगे। पहला कारक आप लिख दो, क्या लिख दो, अंतर आयनी आकर्षण, अंतर आयनी आकर्षण, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आप लिख दो विलायक की विस्कासिता, विलायक की विस्कासिता, विस्कासिता, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो 5 कारक हैं, टेम्परेचर है, ठीक है ना। आपने विलयन की सांद्रता भी लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, 5 में से कोई से भी 2 कारक के नाम आप लिख दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्या बोल रहा है कि जो कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, बताओ, विद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए, ठीक है। तो आपको पता है भाई, संक्षारण की प्रक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो अशुद्ध आपका आयरन है वो कैथोड का काम कर रहा था, शुद्ध जो आयरन है वो एनोड का काम कर रहा था, और जो CO2 युक्त नमी की परत थी तो वो विद्युत अपघट्य का काम कर रहा था। यानी वहां पर कैथोड भी बन रहा है, एनोड भी बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी आपको मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक विद्युत रासायनिक परिघटना कहलाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, कैसे लिखेंगे अपन, इसका आंसर अपन ऐसे लिखेंगे कि संक्षारण की प्रक्रिया में, संक्षारण की प्रक्रिया में, संक्षारण की प्रक्रिया में शुद्ध आयरन, शुद्ध आयरन का ऑक्सीकरण होता है, शुद्ध आयरन एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, अर्थात Fe से Fe2+ में, Fe2+ में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे, अशुद्ध आयरन, अशुद्ध आयरन कैथोड का कार्य करता है, अशुद्ध आयरन कैथोड का कार्य करता है। यहां
यहां क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है कि H+ की प्रेजेंस में एनोड से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन को अवचेत कर देते हैं। तो यहां यही बात लिख दोगे, यहां H+ आयन की उपस्थिति में, H+ आयन की उपस्थिति में एनोड से मुक्त इलेक्ट्रॉन, एनोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अपचयित कर देते हैं, ऑक्सीजन को अपचयित कर देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करता है, जो सतह पर आपकी CO2 युक्त नमी की परत है। ठीक है, तो अगला क्या लिखोगे, विद्युत अपघट्य का कार्य, विद्युत अपघट्य का कार्य CO2 युक्त नमी की परत, CO2 युक्त नमी की परत। और CO2 युक्त नमी की परत आपको पता है CO2 पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, H2CO3 बनाएगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का काम है वो कौन कर रहा है, कार्बोनिक अम्ल कर रहा है, H2CO3 कर रहा है। तो आप यही बात लिखोगे, विद्युत अपघट्य का कार्य CO2 युक्त नमी की परत H2CO3 करता है। अतः यह एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है। समझ गए भाई, आपको एनोड मिल रहा है, आपको कैथोड भी मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रोलाइट भी मिल रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, समझ गए भाई, बात को लिख लो, इस चीज को लिख लो, फिर अगला न्यूमेरिकल करता हूं भाई। लिख लिया, मिटा दें भाई। चलो नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल को। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या पूछ रखा है आपको, मोलर चालकता पूछ रखी है। ठीक है भाई, सिंपल है, कर दोगे मोलर चालकता, फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, आपने कर भी लिया होगा। आंसर इसका क्या आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो तो जो पूछ रहा है पहले उन वैल्यूज को लिख लो, फिर उसके बाद में आप फॉर्मूला लगा के इसका क्या कर दो, सॉल्यूशन इसका आप कर दो। ठीक है, चलो तो पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। तीसरे का आंसर है भाई, ठीक है ना। गिवन डेटा दे रखा है आपको कि आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है 0.1, 0.10, जीरो को लिखो या मत लिखो, 0.1 मोलैरिटी दे रखी है आपको KCl की। और चालकता आपको दे रखी है, चालकता मतलब कप्पा की वैल्यू दे रखी है। इसको विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आपको, या तो विशिष्ट चालकत्व कह दो या चालकता कह दो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, आपको देखो चालकता की यूनिट भी पूछ ले एक नंबर में तो याद रखना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपसे क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भाई मुझे ऐसा यूनिट बताओ, तो सेंटीमीटर इनवर्स की जगह आप मीटर इनवर्स कर देना। और साइमन कब आता है, साइमन तब आता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को आप क्या लिखते हो, साइमन लिखते हो, या सीमेंस भी आप इसको कह देते हो। ठीक है ना, अब आपको पता है मोलर चालकता पूछ रहा है, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है, मोलर चालकता का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला जरूर लिखना है, इसका नंबर है आपके लिए। ठीक है ना, तो फॉर्मूला लिखोगे मोलर चालकता लैम्बडा m, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला है आपका कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। कप्पा की वैल्यू कितनी है 0.0129 इनटू यूनिट्स देख लेना एक बार भाई, यूनिट देख लेना। ठीक है ना, आपको मोलैरिटी दे रखी है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आगे न्यूमेरिकल में बताऊंगा उसमें यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है, यूनिट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1 दे रखी है। तो आपको पता है कि पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, एक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। अब यहां देखो 4 संख्या पहले पॉइंट है और गुणा किससे कर रहे हैं 10,000 से, तो अगर मैं 10,000 का गुणा कर दूंगा तो आपको पता है ये पॉइंट हट जाएगा। अरे भाई 4 संख्या पहले यहां पॉइंट है, 4 जीरो इसमें गुणा करूंगा तो क्या है आपका डेसिमल हट जाएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा 129। और मोलर चालकता की अभी अभी मैंने आपको यूनिट बताई थी, क्या था भाई सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या यूनिट थी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस पहले आप इस यूनिट को, इस न्यूमेरिकल को लिख लो। देखो थोड़ा सा मैं आपको यूनिट के बारे में भी बताऊंगा भाई, ठीक है ना, समझना यूनिट के बारे में। यहां क्या दे रखी है आपको, मोलैरिटी दे रखी है। और आप सबको पता है कि मोलरता की जो इकाई होती है, वो मोलरता की इकाई क्या होती है भाई, मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है ना, यूनिट बता रहा हूं, ध्यान रखना। यूनिट आपको चकमा दे सकती है भाई न्यूमेरिकल में, ठीक है। और आपको कप्पा की वैल्यू पता है, कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यही है। अब देखो ऊपर तो आपको मैं यहां यूनिट की चीज बता देता हूं। ऊपर तो आपको पता है क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नीचे क्या है आपका, नीचे है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यही है भाई।
अब अगर मैं लीटर को ऊपर ले जाऊंगा तो लीटर इनवर्स लिख सकता हूं, तो यही मैंने लिख दिया मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं आपको लिखूं कि 1 ml है तो 1 ml बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर मैं 1 लीटर लिखूं तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। लेकिन आपको पता है यहां वैल्यू किसकी है लीटर इनवर्स की, तो यहां हम लीटर इनवर्स कर देते हैं, तो लीटर इनवर्स में ये वैल्यू भी किसकी हो जाएंगी माइनस की, तो ये हो गया 10 की पावर -3 और ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब हो गया। ठीक है, समझ के बात को। अब अगर मैं लीटर इनवर्स को चेंज करूंगा तो मुझे ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपको पता है लीटर इनवर्स के आगे क्या आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। यहां हम केवल यूनिट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो हमने इधर कर ली। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और नीचे क्या लिखोगे मोल, और लीटर इनवर्स की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो नीचे कितनी बचेंगी -2, और -2 जब ऊपर जाएगी -2 जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो यूनिट क्या आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर गया तो क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यूनिट आएगी। भाई यूनिट को भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख लो, इसको लिख लो भाई, आ गया ना समझ में। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन का महत्व है भाई, यूनिट्स को थोड़ा सा याद में रखना। मिटा दें, चलें आगे। देखो नेक्स्ट देखो 2018 में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे, देखना भैया। भाई देखो दोनों ईयर आपको बढ़िया क्वेश्चन मिले हैं, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। अगली बात करते हैं 2018 की। देखो 2018 में भी आपको पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आपको 1 नंबर का, और तीसरा क्वेश्चन वही न्यूमेरिकल आपको कितने नंबर का 2 नंबर का। तो 2 तो आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन मिले, और आपको एक न्यूमेरिकल कितने नंबर का मिला भाई 2 नंबर का मिला। चलो इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं। ठीक है, देखना भाई क्वेश्चन क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आरबीएससी 2018 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, डायग्राम आपसे पूछा है, लेवल्ड डायग्राम कितने नंबर का 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होते हैं, कोई 2 कारण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है भाई, सारी बातें मैंने पढ़ाते टाइम आपको डिस्कस की हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट है तो वो वीडियो लेक्चर एक बार देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईंधन सेल की तुलना में क्या लिखा, ईंधन सेल की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, कोई 2 कारण दीजिए, 2 कारण दीजिए। ठीक है, कोई 2 रीजन आपसे पूछ रहा है। अगला आपको पूछा है न्यूमेरिकल, ये भी आपको कितने नंबर का भाई 1 नंबर का। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 1.5 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटन किया गया। 20 मिनट तक वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, वैद्युत अपघटन किया गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करो।
ठीक है, कॉपर का आपको मास निकालना है भाई। फैराडे की वैल्यू आपको दे रखी है 96500 कूलम, ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है फैराडे की, ठीक है। तो देखो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। एक बार क्या करोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। नहीं आता है वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। अगर इसका मैं नंबर लिखूं तो ये आपको कितने नंबर का न्यूमेरिकल दे रखा है, 2 नंबर का, यानी वो ही कुल मिला के आपको कितने नंबर का, 4 नंबर का आपको पूछा है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो भाई, फिर मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन। करो, खुद से करने की कोशिश करो। कर लिया भाई, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, ठीक है भाई। क्वेश्चन पहला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको मैंने बनवा रखा है बढ़िया से, पूरी क्लास दी है उसके ऊपर, वहां से इस डायग्राम को देखकर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, कोई 2 कारण दीजिए, ठीक है। हमको पता है भाई ईंधन सेल में जब तक आपके रिएक्टेंट की आपूर्ति होती रहेगी, जब तक अभिकारक की आपूर्ति होती रहेगी, सेल काम करता रहेगा। जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर से करते रहोगे, आपका सेल काम करता रहेगा। दूसरी बात कि ये सेल कैसे थे भाई, प्रदूषण रहित थे, कोई भी इनसे आपका जो पॉइजनस गैस है वो रिलीज नहीं हो रही थी। तीसरी बात आपकी जो इनकी जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है इनकी, वो कैसी थी, ज्यादा थी। हमने देखा था कितनी थी भाई, 70% थी, ठीक है ना। तो कोई भी 2 रीजन लिख दो। दूसरा आपको पता है कि जो साइड प्रोडक्ट होते हैं, साइड प्रोडक्ट कौन निकलता है इसमें से, जल। जिस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री क्या है, अपने पेयजल के तौर पर कर लेते हैं। तो सारे इसके जितने भी यूजेस हैं वो आप लिख सकते हो। तो कोई भी 2 हमको लिखना है, 2 हम लिख देते हैं। आंसर दूसरे का पहला लिखो। पहला क्या लिखोगे, ईंधन सेल की दक्षता, ईंधन सेल की दक्षता अधिक होती है। और अधिक कितनी है भाई, अधिक 70% होती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी 70% दे रखा है, वो ही हम लिखेंगे। दूसरी आपकी आरबीएससी की बुक में भी इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा लिख दो, ये सेल प्रदूषण रहित होते हैं, प्रदूषण रहित होते हैं, ठीक है, प्रदूषण रहित होते हैं। और लिखना चाहोगे और लिख दो। जब तक अभिकारक की आपूर्ति होती रहेगी, सेल कार्य करता रहेगा, ठीक है ना। मैंने आपको लिखवा रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पूछ रहा है तो हम 2 ही लिखेंगे। कभी कभी होता क्या है, हम पे आता है तो रुका नहीं जाता है ना भाई, ये चीज तो हम पे आती है, हम तो लिखेंगे। और आप लिखने के चक्कर में कभी कभी क्या कर देते हो, ज्यादा लिखने के चक्कर में गलत चीजें लिख देते हो। और अगर आपने गलत चीजें लिख दी तो वो तो बैठा ही भाई एग्जाम काटने के लिए, उसको पैसे किसके मिल रहे हैं, काटने के लिए, भाई काटो। तो गलत लिखा है तो एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। जितना पूछा है पहले तो उतना ही लिखो। तो उसने 2 पूछा है, हमने 2 ही लिखे हैं, ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं। अगर 2 ही हमने बराबर से सही लिख दिए तो पूरे नंबर वो 2 में ही दे देगा, ठीक है ना। ज्यादा लिखने के चक्कर में अगर गलत लिख जाओगे तो गलत के नंबर काटने का उसको अधिकार है। तो वो आपकी फिर अच्छे से समझ रहे हो ना। आप बोलोगे कि सर मैं तो बढ़िया करके आया हूं, उसने 2 पूछे थे, मैं 3 लिख के आया हूं, लेकिन पता चला तो 2 के जगह 1 के ही नंबर मिले हैं, क्योंकि 1 आपने गलत कर दिया, वहीं उसने नंबर काट लिए। समझ गए बात को, मेरे पॉइंट्स को समझना भाई। जितना पूछा है उतना ही लिखना है, लेकिन सही लिखना है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है। हमको नंबर चाहिए, ठीक है, तो उतना ही हम उसको देंगे जितना पूछ रहा है। अगली बात, तीसरा क्या बोल रहा है भाई, CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा से 20 मिनट तक आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, विद्युत अपघटन किया, ठीक है। तो कैथोड पर आपका पता है क्या निक्षेपित होगा, कॉपर। तो इसके द्रव्यमान को पूछ रहा है कि कैथोड पर भाई कितना कॉपर जमा हुआ, कितना कॉपर इकट्ठा हुआ कैथोड पर, उसका वजन मुझे बताओ, ठीक है। तो आप इसके न्यूमेरिकल को है ना 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले के अलावा एक जो यूनिटरी मेथड है हम उससे भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड में आपको बता देता हूं, सूटेबल जो आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप पकड़ के रखोगे। सिर्फ एक ही मेथड को पकड़ना है, 2 मेथड आपको याद नहीं करने। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा कि 2 तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले तो फॉर्मूला वाला बता देता हूं भाई, ठीक है। तो देखो गिवन वैल्यू क्या क्या है, पहले तो उसको लिख लो। गिवन वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, एम्पियर दे रखा है भाई। गिवन वैल्यू आपको एम्पियर दे रखा है, आई दे रखा है कितना 1.5, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको कितना 20 मिनट। और आपको पता है टाइम किस में लेते हैं हम, सेकंड में लेते हैं। तो यहां यूनिट का याद रखना है, टाइम मिनट में दे रखा है लेकिन हमको टाइम सेकंड में रखना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 का गुणा किससे कर दोगे, 60 से, तो कितनी सेकंड आ जाएंगी भाई, 1200 सेकंड आ जाएंगी। ये चीज याद रखना भाई, यूनिट का कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात और क्या दे रखी है, बस कैथोड पर उपस्थित द्रव्यमान पूछ रहा है। तो हमको पता है फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से
अभी अभी लिखाया है, बताओ भाई W बराबर क्या है, ZIT, यही फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है। और अगर मैं इसको और फॉर्मूले को डिटेल से लिखूं तो Z बराबर क्या होता है, E/96500I × T, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला भी पता चल गया। E क्या है, यहां पर E है तुल्यांकी द्रव्यमान, तो इसको भी निकाल लेते हैं भाई। E बराबर क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार, ठीक है। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, मोलर भार में भाग देते हैं हम n का, जितने इलेक्ट्रॉन आए या जितने इलेक्ट्रॉन गए उसका भाग लगा दो। अब आपको पता है कि किस पर पूछ रहा है, कैथोड पर पूछ रहा है, तो आपको पता है कैथोड पर क्या होता है भाई, अपचयन। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं, रासायनिक अभिक्रिया लिखूं, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखूंगा भाई, देखना, रासायनिक अभिक्रिया देखना क्या लिखूंगा, रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस तरीके से हुई होगी कैथोड पर कि कैथोड 2+ होगा और ये क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा और कॉपर में ये बदल रहा होगा, ये कहानी हो रही होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसने गेन किए भाई, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, 2। तो आप भाग किसका लगाओगे, 2 का। और अगर कॉपर का वजन भी याद रखना है, मोलर द्रव्यमान क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो याद रखना है भाई, कॉपर का जो मोलर भार है वो कितना है, कॉपर का मोलर भार है भाई 63.5। एटॉमिक भार है भाई, एक ही है ना कॉपर, तो इसका जो परमाणु भार है वो कितना है, 63.5। तो परमाणु भार को ऊपर रखेंगे, नीचे 2 का भाग लगाएंगे, आंसर, ठीक है। तो 63.5 n 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 31.8 आ जाएगा। इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया, 31.8। तो फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज को रखो, आंसर आपके सामने, ठीक है। तो वैल्यूज रखते हैं हम, यहीं रख दूं, चलो यहीं रख देते हैं, चलो इधर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर 31.8 अपॉन 96500 इंटू I का मान कितना है, 1.5, सेकंड कितनी है भाई, 1200, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, फाइनल आंसर मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। W बराबर क्या आ जाएगा, 0.593 ग्राम। वजन पूछ रहा है तो वजन किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा, कितना आएगा, 0.593 ग्राम। तो एक तो ये तरीका है भाई न्यूमेरिकल करने का, ठीक है। और एक यूनिटरी मेथड से भी मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूं, पहले इसको आप लिख लो, ठीक है। यही आंसर आया था, आपने किया था जब, ठीक है, चेक कर लो इसको एक बार, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट तरीका भाई, दूसरा तरीका भी देखो। अब आपको फॉर्मूला नहीं पता फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो किसका है, चार्ज का। बड़ा सिंपल सा है, हमको पता है भाई चार्ज जो आवेश है वो किसके बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, I इंटू टी। आई कितना दे रखा है हमको, 1.5, और टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, कितना आया था भाई, 1800 आया था, 1800 नहीं, कितना आया था, 1200 आया था ना, 1200 सेकंड, ठीक है। तो 1200 सेकंड का जब हम 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 कूलम, ठीक है, यही आएगा भाई। 20 आपका मिनट है, 60 से गुणा करोगे 1200, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। केमिकल इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी भाई, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना रहा था, कॉपर बना रहा था, ठीक है। अब यहां इस इक्वेशन से हम देखकर क्या बोल देते हैं कि जो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा 1 मोल कॉपर का निक्षेपण होगा। कह सकते हैं भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 मोल कॉपर क्या होगा, आपका निक्षेपित होगा। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को और आप क्या कहते हो, 2 फेराडे कह सकते हो भाई। फेराडे बराबर क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश किसके बराबर होता है, 1 फेराडे के। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश है वो किसके बराबर होगा, 2 फेराडे के बराबर। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 फेराडे चार्ज द्वारा 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा। 1 मोल वजन कितना है भाई कॉपर का, 1 मोल वजन कितना है, 63.5 ग्राम। तो आप कह सकते हो 2 फेराडे चार्ज द्वारा, 2 फेराडे आवेश द्वारा इतना कॉपर निक्षेपित होगा। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है यूनिटरी मेथड की। तो आप क्या लिखोगे, 2 फेराडे आवेश द्वारा 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा। तो आगे क्या लिखोगे, फेराडे बराबर आपको पता है 1 फेराडे बराबर क्या है, 96500 कूलम। एक्चुअल में तो क्या होता है 96485 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अपन लेके चलते हैं 96500 कूलम। तो 2 फेराडे बराबर क्या हो जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं क्या, 2 × 96500 कूलम आवेश द्वारा
आवेश द्वारा कितना 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा। कह सकते हैं इस बात को। तो 1 कूलाम द्वारा कितना होगा, 1 कूलाम आवेश द्वारा 63.5 ग्राम बटे में कितना, 2 इंटू 96500 कॉपर निक्षेपित होगा, कह सकते हैं। तो आगे आपको पता है हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज कितना है 1800 कूलाम। तो अब कहानी स्टार्ट होगी। अब क्या लिखोगे आप, तो 1800 कूलाम द्वारा 1800 कूलाम आवेश द्वारा निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान गुणा किससे कर दोगे अब इसको 1800 से। भाई 1 कूलाम के लिए इतना चाहिए तो 1800 के लिए 1800 का गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा भाई 63.5 बटे 2 इंटू 96500 गुणा करोगे किससे 1800 से। ठीक है, तो जब यहां से आप जोड़ बाकी गुणा भाग करके निकलोगे तो फाइनल वही आपका आंसर आएगा 0.593 ग्राम। समझ गए भाई, यहां कूलाम है, नीचे कूलाम है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा और वजन किस में है आपका, ग्राम में है, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो मेथड आपको आसान लग रहा है, अगर यूनिटरी मेथड आसान लग रहा है तो इसको पकड़ के बैठ जाओ, और अगर फॉर्मूला बेस्ड आपको सरल लग रहा है तो फॉर्मूला वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए भाई कैसे करना है, लिख लो इसको। अब देखते हैं 2018 की बात कर ली, अब 18 का मैं आपको सप्लीमेंट्री भी बताता हूं भाई कि सप्लीमेंट्री में आपको जो पेपर है वो किस हिसाब का है। देखो भाई जो सप्लीमेंट्री के पेपर आए थे ना, देख लेना आप, चाहे आप 18 का देख लेना और एक और ये 17 का सप्लीमेंट्री का भी दे रखा है। तो सप्लीमेंट्री के पेपर में ना आपको बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जो बोर्ड में जो आपका मेन पेपर आया उससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछे किसमें, सप्लीमेंट्री एग्जाम में, तो उसको भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, लिख लो पहले इसको, लिख लिया, बिठा दूं भाई, चलो ठीक है। वीडियो बड़ी बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पढ़ना है तो बड़ा छोटा नहीं देखना कि वीडियो सर 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, कितनी भी लंबी बने भाई, मैं आपको सब कुछ करवा के ही इस क्लास में एंड करूंगा। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 साल के पेपर बहुत होते हैं भाई, अगर अच्छे से आपने फॉलो कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब के बनते हैं और आगे भी किस हिसाब के बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का देखना, आरबीएससी 2018 देखना भाई। पहला क्वेश्चन देखो, आरबीएससी 2018 पहला क्वेश्चन, शुष्क सेल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या था भाई, शुष्क सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। लेबल्ड डायग्राम पूछा है आपसे, कितने नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है, ड्राई सेल का। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व तो आपका घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है, समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, हिंदी में लिख लेना आप, बढ़ाने पर कोई दिक्कत नहीं है, विशिष्ट चालकत्व घटता है, विशिष्ट चालकत्व का मतलब चालकता, विशिष्ट चालकत्व घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों, समझाइए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिसने समझी है वैल्यूज। ठीक है ना, जिसने टॉपिक को समझा है, क्योंकि कहीं पर आपने विशिष्ट चालकत्व की डेफिनेशन है, ठीक है, मिल जाएगी, याद कर लोगे, मोलर चालकता की डेफिनेशन आप लिख दोगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है, एक घटता है दूसरा बढ़ता है, अब इसको वही बच्चा आंसर देगा जिसने टॉपिक को समझा है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि देखो आपको बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उसको भी देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको पूछा है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल भी देखो बढ़िया पूछा है, देखना न्यूमेरिकल देखो, ये क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, दो धातु इलेक्ट्रोडों और इलेक्ट्रोड कौन कौन से लिए हैं भाई, इलेक्ट्रोड इन्होंने एक तो लिया है कौन सा, जिंक, और दूसरा लिया है सिल्वर। जिंक व
सिल्वर से मिलकर बना है, जिंक व सिल्वर से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब इनमें आपको पहचानना है। देखो, मिलकर बना है, जिनके मानक अपचयन विभव के मान, जिनके मानक अपचयन विभव के मान, मानक अपचयन विभव के मान, विभव के मान कितने दे रखे हैं भाई, क्रमशः -0.76 वोल्ट व प्लस 0.80 वोल्ट है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या पूछ रहा है भाई। देखो, पहला पूछ रहा है एनोड का नाम, एनोड का काम कौन करेगा, एनोड का नाम। दूसरा पूछ रहा है आपसे कैथोड का नाम, दूसरा क्या पूछ रहा है, कैथोड का नाम, दूसरा है कैथोड का नाम, कैथोड का नाम। और तीसरा आपसे पूछ रहा है सी, मानक सेल विभव ई नोट का मान। ठीक है, मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक सेल विभव यानी ई नोट सेल का मान, ये आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन डी, ये आपसे क्या पूछ रहा है, सेल आरेख का निरूपण। भाई सेल का डायग्राम भी बनाओ, सेल आरेख का निरूपण। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है ना, देखना भाई। अब अगर मैं बताऊं तो ये सारे क्वेश्चन आपको है ना हाफ नंबर के दे रखे हैं, हाफ और ये हाफ, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 2 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका 1, दूसरा क्वेश्चन 1 और तीसरा हो गया आपका 2 नंबर का। तो एक बार आप इनको देखो, करने की कोशिश करो खुद से, नहीं आते हैं फिर आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, करो भाई खुद से एक बार। देखो भाई इसका सॉल्यूशन, ड्राई सेल का लेबल्ड डायग्राम मिल जाएगा लेक्चर में, अच्छे से बना लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई, इसको देखो क्या बोल रखा है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी सॉल्यूशन को, तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकत्व तो भाई घटता है, लेकिन मोलर चालकता आपकी बढ़ती है, क्यों, समझाइए। ठीक है, तो पहले दोनों की डेफिनेशन हमको आनी चाहिए, समझना है हमको कि क्या होती है आपकी विशिष्ट चालकत्व, आपका क्या होता है मोलर चालकता। समझो तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml विलयन का जो चालकत्व है उसे ही क्या कहते हैं हम, 1 ml विलयन का जो चालकत्व है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, और जबकि मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता है कि 1 मोल आपके पास विद्युत अपघट्य है, उसको आपने विलयन में घोल दिया, तो जो आयनों द्वारा जो उत्पन्न चालकता है उसे ही क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे, 1 मोल विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो देखो मैं इसको डायग्राम से भी बताता हूं, आपको ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, फिर लिखना क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, देखना। ठीक है, जैसे अगर मैं मोलर चालकता की बात करूं तो मोलर चालकता क्या है भाई, मैंने 1 मोल क्या लिया, विद्युत अपघट्य, 1 मोल मैंने विद्युत अपघट्य लिया और उसे मैंने VmL आयतन में घोल दिया। ठीक है, इस VmL आयतन में मैंने घोल दिया, तो यहां पर जो विद्युत अपघट्य, सपोज जैसे मैंने NaCl ले लिया, तो ये Na और Cl द्वारा जो उत्पन्न चालकता है, Na और जो Cl द्वारा उत्पन्न चालकता है उसे मैं क्या कहूंगा, मोलर चालकता कहूंगा। ठीक है, इसे मैं क्या कहूंगा, मोलर चालकता कहूंगा। सपोज यहां आयन कोई भी ले लेते हैं हम, A भी ले लेते हैं, NaCl ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, यहां आपके आयन ले लिए, ये तो हुई आपकी कौन सी चालकता, मोलर चालकता के 1 मोल विद्युत अपघट्य को आयतन में घोलने पर, विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों द्वारा चालकता मोलर चालकता कहलाती है। लेकिन आपकी जो विशिष्ट चालकत्व है, वो विशिष्ट चालकत्व क्या है, 1 ml विलयन का चालकत्व, 1 ml विलयन का चालकत्व क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये सपोज आपका 1 ml है, इस आयतन में, इसका आयतन अगर मैं निकालूं तो इसका आयतन कितना है, 1 ml है, और 1 ml में जो आयन उपस्थित होंगे उनके द्वारा जो चालकता होगी उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व, उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व, या चालकता भी कह सकते हो, विशिष्ट चालकत्व कहो या क्या कहो, चालकता कहो। समझे, तो मैंने क्या बोला कि 1 ml विद्युत अपघट्य में जो आपके चालकत्व के मान आते हैं उसे ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, जबकि 1 मोल विद्युत अपघट्य को पूरे सॉल्यूशन में घोलने पर जो आयनों की जो चालकता है उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इस सॉल्यूशन को तनु कर रहे हो, यानी आप इसमें पानी डालते जा रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो भाई, तनुता बढ़ा रहे हो, इसकी क्या बढ़ा रहे हो, तनुता बढ़ा रहे हो।
डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो तनुता बढ़ाने पर आप सबको पता है आयतन कैसा होगा, बढ़ेगा। अब अगर मैं इसमें पानी मिला दूं तो भाई क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा और आयतन इसका बढ़ गया। तो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर 1 ml का अगर मैं आयतन चेक करूं तो 1 ml में यहां तो आपके ज्यादा आयन थे, और जब अगर मैंने पानी डाल के इसका बीकर को मैंने फुल कर दिया तो आपको पता है अब 1 ml के अंदर आयनों की संख्या कैसी हो जाएगी, कम। यहां तो आपको 4-5 आयन मिल रहे थे, यहां आपको 1-2 ही आयन मिलेगा, तो आयनों की संख्या कम हो गई, और आयनों की संख्या कम हो गई तो विशिष्ट चालकत्व भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व जो कप्पा है उसकी वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई। लेकिन आपकी जो मोलर चालकता है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आयनों का यहां पर वियोजन होगा, आयनों का वियोजन बढ़ेगा, आयनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी बढ़ेगी तो गतिशीलता बढ़ेगी, तो इस वजह से मोलर चालकता के मान तो बढ़ते हैं, क्योंकि मोलर चालकता तो इस पूरे विलयन की चालकता है, और पूरे विलयन जिसमें 1 मोल आपका विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो। तो जब हम इनमें पानी बढ़ाया हमने तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसके वियोजन की मात्रा बढ़ी, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ी तो उनकी गतिशीलता बढ़ेगी, तो मोलर चालकता के मान तो बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि 1 ml आयतन में अब कणों की संख्या या मैं कहूं आयनों की संख्या कम हो गई, इस वजह से आपके जो विशिष्ट चालकत्व के मान है वो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोलो भाई, बात आ गई समझ में? ठीक है, वैसे सारी बातें मैं लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि भाई जरूरी है बताना, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या लिखोगे, अब आंसर क्या लिखोगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विशिष्ट चालकत्व इकाई आयतन की चालकता है, जबकि जो मोलर चालकता है वो उस विलयन की चालकता है जिसमें 1 मोल आपका विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो, और तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, अतः मोलर चालकता के मान बढ़ते हैं जबकि विशिष्ट चालकत्व के मान घटते हैं। ये बात आप लिखोगे, ठीक है। तो इसको मिटा के मैं आपको लिए लिख भी देता हूं, वरना जो मैंने बोला है आप उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। देखो लिख भी देता हूं भाई मैं, ठीक है ना, सारी बातें आपको लिख रहा हूं, जैसे छोटे बच्चों को लिखते हैं ना, हाँ भाई बोर्ड पे लिखो, इस तरीके से लिख रहा हूं। आपको बिल्कुल कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके लिए भाई अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है ना। आपका काम क्या है, सपोर्ट करना और दबा के पढ़ना। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, मुझसे जितनी मेहनत होगी, मैं जितना कैपेसिटी से आपको पढ़ा सकता हूं, जितना अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे सकता हूं, वो मैं देने की फुल कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम भी बनता है कि आप अपनी मेहनत में कमी मत रखो भाई, ठीक है। चलिए मैं अब आप इसकी जो डेफिनेशन है या जो इसका आंसर है वो मैं आपको लिख देता हूं, देखना भाई। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विशिष्ट चालकत्व विलयन के इकाई आयतन की चालकता है। 1 ml की तो है भाई, विलयन के इकाई आयतन 1 ml की चालकता है, 1 ml की चालकता नहीं, 1 ml की चालकता है, हाँ चालकता लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, चालकता है। जबकि मोलर चालकता उस विलयन की चालकता है, मोलर चालकता उस विलयन की चालकता है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो, ठीक है। अतः तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, अतः तथा मोलर चालकता के मान बढ़ते हैं व कप्पा विशिष्ट चालकत्व या चालकता के मान घटते हैं। क्यों घटते हैं? क्योंकि भाई आयनों की संख्या कम हो जाती है, 1 ml के अंदर आयन कम हो गए तो चालकता भी कम हो जाएगी, ठीक है। लिख लो इस बात को, फिर आपको न्यूमेरिकल भी बताता हूं भाई, बढ़िया न्यूमेरिकल दे रखा है, लिख लिया, मिटा दूं?
चलो अब अगला देखो न्यूमेरिकल, और इसको पहले भाई सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सारी वैल्यूज आपको बोर्ड पे ही लिख रखी हैं भाई, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई न्यूमेरिकल देखना, करें भाई। चलो आंसर नंबर 3, पहली बात क्या है भाई, एनोड का नाम लिखना है। और एनोड कैसे पहचानोगे, एनोड पहचानोगे आप मानक अपचयन विभव के मानों से। मैंने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आपको बताई थी तो मैंने बताया था कि जिनके लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होगा, जिनके लिए ई नोट सेल आपका कम होगा, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल वाला, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमने मान लिखे थे वो सारे मानक अपचयन विभव की मान लिखे थे, ठीक है ना। तो मानक अपचयन विभव का मान जिनका कम होगा उनका ऑक्सीकरण होगा, और जिनका ऑक्सीकरण होता है हमको पता है वो इलेक्ट्रोड किसका काम करते हैं, एनोड का काम करते हैं, ठीक है। तो मानक अपचयन विभव का मान कम किसके लिए है, कम आपको दिख रहा है, माइनस लग रहा है भाई, माइनस का मतलब कम है मान, और कम मान किसके लिए है भाई, जिंक के लिए, ठीक है। और ज्यादा मान जिसका होगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो जिसका मान कम है उसका ऑक्सीकरण होगा, वो एनोड का काम करेगा। तो सीधा सीधा आंसर ए में एनोड का काम कौन करेगा भाई, जिंक धातु आपकी एनोड का काम करेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, कैथोड का काम कौन करेगा, जिसके लिए मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा वो कैथोड का काम करेगा। ज्यादा किसके लिए है, आपका सिल्वर के लिए है, तो सिल्वर जो धातु है वो किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। सी में क्या पूछ रहा है, मानक सेल विभव पूछ रहा है भाई, ई नोट सेल कैलकुलेट करवा रहा है। तो हमको पता है ई नोट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपको पता है इन दोनों में हमको कौन से पोटेंशियल रखने हैं भाई, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव रखना है, इसमें भी अपचयन विभव रखना है। तो आपको पता है क्वेश्चन में आपको अपचयन विभव भी दे रखा है, और अगर ऑक्सीकरण विभव दे रखा होता तो हम साइन बदल देते, क्योंकि जो अपचयन विभव है वो किसके बराबर होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। सिर्फ फर्क किसमें होता है, चार्ज में। अगर ये आपका प्लस है तो वो आपका किसका होगा, माइनस का होगा। जो मान है उसमें उल्टा कर देना, बस उसमें माइनस लगा देना, ठीक है ना, वो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको पता है यहां तो आपको मानक अपचयन विभव भी दे रखा है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कैथोड का काम कौन कर रहा है, सिल्वर कर रहा है, तो सिल्वर का मान कितना है, ये रहा, प्लस के 80 वोल्ट, माइनस एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है, तो एनोड का मान ये रहा माइनस 0.76 वोल्ट। अब आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दोगे 8 7 क्या आ जाएगा 15, यानी 1.56 वोल्ट। तो ई नोट सेल का जो मान आया वो कितना मान आया, 1.56 वोल्ट निकल के आया। समझ गए। अब ऑप्शन डी पर चलते हैं, और डी क्या है भाई, डी है आपका सेल आरेख का निरूपण। और मैंने बताया था कि जब सेल आरेख आप बनाओगे तो इलेक्ट्रोड से शुरू इलेक्ट्रोड पर खत्म, बताई थी ये बात, ये कहानी इलेक्ट्रोड से शुरू इलेक्ट्रोड से खत्म। और एक मैं आपको तरीका बता देता हूं, ABC, और एक और तरीका बता दिया ABC। ए का मतलब क्या है, पहले एनोड की कहानी लिखोगे, बी का मतलब क्या है, साल्ट ब्रिज की कहानी लिखोगे, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कैथोड, इलेक्ट्रोड पे खत्म, एनोड कैथोड पे खत्म, बीच में आपका आ जाएगा साल्ट ब्रिज के लिए क्या लगाते हैं, डबल स्लैश लगाते हैं। और आपको पता है जब अवस्था चेंज होती है तो एक स्लैश लगाते हैं। आपको पता है पहले किसको लिखेंगे, एनोड को, तो एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी जिंक किस में जाएगा, Zn+2 में जाएगा। अरे भाई तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, यानी आपका जो जिंक है वो किस में जाएगा, जिंक आपका जाएगा Zn+2 में। ये तो हो गया आपका कौन सा, एनोड की कहानी। देखो ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण किस पे होगा, एनोड पर। तो पहले एनोड का काम कर दिया, जिंक का इलेक्ट्रोड था। अब बीच में कौन आ जाएगा, साल्ट ब्रिज आ जाएगा, ठीक है ना। साल्ट ब्रिज देखो, साल्ट ब्रिज के लिए हमको लगाना है डबल स्लैश, और आपको पता है अवस्था चेंज होती है तो एक स्लैश, यहां सॉलिड था जलीय में जा रहा है, एक्वस में एक स्लैश। अब कौन आएगा, बी का काम हो गया ब्रिज का, अब कैथोड आएगा। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और आपका अपचयन होगा, यानी ऑक्सीकरण अंक घटेगा। तो घटेगा तो आपको पता है अपचयन किसका हो रहा है, सिल्वर का, और सिल्वर आपको पता है आयनित होगा तो Ag+ बनाएगा, यानी ये तो हो गया आपका एक्वस मीडियम, और ये इलेक्ट्रॉन को लेकर Ag में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, यानी प्लस से 0 हो गया। न्यूट्रल पर ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0, और ऑक्सीकरण अंक जब घटता है तो अपचयन होता है। तो
ये आपका हो गया क्या, सेल आरेख। ठीक है, देखो आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर इसका आधा नंबर इसका, टोटल हो गए 2 नंबर। इस तरीके से लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई कटने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट, छाप लो फोटो को, बिल्कुल बना लिया, फोटो बना लिया भाई। चलो 2017 की बात करते हैं। ठीक है, 18 का काम हो गया, सप्लीमेंट्री का हो गया। ये किसका था भाई, सप्लीमेंट्री का था, लिख लेना अगर नहीं पता हो। ये किसका बताया आपको, सप्लीमेंट्री का बताया था भाई। ठीक है ना, अब बात करते हैं 2017 की। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और 17 में आएगा आपके लिए खतरा। खतरा आएगा क्या, अरे कोई खतरा नहीं है, सब कुछ पढ़ रखा है सर, काय का खतरा, आप तो बताते चलो बस। ठीक है, देखो भाई 17 का क्वेश्चन देखो। ठीक है, RBSE 2017 क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस नियम की परिभाषा दीजिए। लिख लो पहले क्वेश्चन को, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, दे दोगे भाई, बिल्कुल दे देंगे सर। दूसरी क्या बोलिए भाई, ये हो गया आपका कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा था डैनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया लिखिए। डैनियल सेल में कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये भी कितने नंबर का था भाई, 1 नंबर का था। अब अगला आपको क्या पूछा था, अगले में आपको देखो तीसरे क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे, एक तो ए है और दूसरा बी है, और दोनों ही कितने नंबर के भाई, 1-1 नंबर के आपको पूछ रखे थे। तो देखना इन क्वेश्चनों को। लोह धातु के संक्षारण को रोकने में उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए। और साथ में क्या बोला, बताइए कि यह संक्षारण को कैसे रोकता है। बताइए कि यह संक्षारण को कैसे रोकता है। ठीक है, ये बात भी आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन भी आपको कितने नंबर का, 1 नंबर का। और अगला आपको दिया था भाई एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल, NaCl, HCl तथा CH3COOH हेतु लैम्डा m नॉट का मान, वही सीमांत मोलर चालकता जिसको आप अनंत तन्यता पर मोलर चालकता भी बोलते हो, जिसको शून्य या इन्फिनिटी लगा के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हेतु लैम्डा m नॉट का मान क्रमशः 110, 100 व 390 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा CH3COONA हेतु लैम्डा m नॉट का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखो कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको ऐसा न्यूमेरिकल करवाया है, खुद से करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन देखोगे। और ये कितने नंबर में पूछा भाई, 1 नंबर में। ठीक है, तो पहले इनको लिख लो और खुद से करने की कोशिश करो। कर लिया, चलें आगे। देखो भाई क्या है, कोलराउस का नियम है, लिखवा रखा है मैंने आपको नोट्स में, दोबारा बोल देता हूं, आप लिख लेना। अनंत तन्यता पर क्या बोल रहा है,
कोलराउस क्या बोलता है कि भाई अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है उसका मान क्या होता है, धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला भी लिखूं तो क्या लिखूंगा, लैम्बडा इनफाइनाइट, लैम्बडा एम इनफाइनाइट इजकल टू लैम्बडा कैटायन इनफाइनाइट प्लस लैम्बडा एनायन इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पर क्या है, लैम्बडा सी इनफाइनाइट व लैम्बडा ए इनफाइनाइट क्रमशः धनायन व ऋणायन की, सी का मतलब क्या है कैटायन और ए का मतलब क्या है एनायन, धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर मूलर चालकताएं हैं। ठीक है, डेफिनेशन में आपको बोल दी है, आप उसको लिख लोगे, आपको नोट्स में भी मैंने अवेलेबल करवा रखी है। क्या लिखोगे डेफिनेशन कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायन व ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, क्योंकि एक आयन की जो चालकता है वो दूसरे आयन पर निर्भर नहीं करती, अपने सह आयन पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना। अगला देखो, डैनियल सेल की कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, डैनियल सेल में आपको पता है जिंक का तो एनोड होता है और कॉपर का क्या होता है, कैथोड होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी भाई, कैथोड पर होगी अभिक्रिया कि जो आपका Cu2+ आयन है ये कौन से मीडियम में है, एक्वस में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, कैथोड पर। और कैथोड पर आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दैट मींस ये रिएक्शन आपकी कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, दोनों बातों को लिख लो। फिर आगे चलते हैं भाई तीसरे के क्वेश्चन नंबर ए पर, फिर हम करेंगे बी पर। ठीक है, लिख लिया, चलें देखो पढ़ो भाई क्वेश्चन, तीसरे का क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है कि लोहे के संक्षारण को रोकने में उत्सर्ग इलेक्ट्रोड, पहले तो ये उत्सर्ग मतलब का हिंदी मतलब इसका, हिंदी में उत्सर्ग है, इंग्लिश में मतलब समझ लो इसका। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए, यानी जो बलिदानी, मैंने आपको बताया था ना बलिदानी सुरक्षा, तो बलिदानी सुरक्षा में जिस धातु का उपयोग करोगे आप लोहे को बचाने के लिए, उसका नाम बताओ। दूसरी बात क्या बोल रखी है कि ये जो कोरोजन है इसको किस तरीके से रोकेगा, संक्षारण को ये किस तरीके से रोकेगा, वो भी आपको क्या है इसमें आपको बताना है। तो देखो, लोहे को बचाने के लिए जो संक्षारण में जो बलिदानी इलेक्ट्रोड जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है भाई, जिंक यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, जिंक धातु। ठीक है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो मानक अपचयन विभव का मान है वो लोहे से कैसा होता है, कम। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना होता है, -76.76 वोल्ट, और आयरन की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, -0.44 वोल्ट। यानी जो जिंक का अपचयन विभव है वो आयरन से कम है, तो जिसका अपचयन विभव कम होता है वो एनोड का काम करता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। तो आयरन से पहले कौन ऑक्सीकरण में चला जाएगा भाई, जिंक चला जाएगा। यानी पहले कौन ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा जिंक, तो आयरन का तो नंबर ही नहीं आने देगा, उससे पहले ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी जो क्षरण होगा वो किसका होगा, जिंक का होगा, और आयरन आपका बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से जिंक ने खुद का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। इस वजह से सुरक्षा को मैंने आपको बताया था जब क्लास ले रहा था कि सुरक्षा को क्या कहते हैं, बलिदानी सुरक्षा कहते हैं। ठीक है ना, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड का जो काम है वो कौन करेगा, जिंक करेगा। समझ गए। तो आप आंसर क्या लिखोगे, बताइए कि यह संक्षारण को कैसे रोकता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आप ऐसे आंसर लिखोगे, या तो इसका आंसर दे दो आप किससे, मानक अपचयन विभव से। ठीक है, मानक अपचयन विभव से। और अगर मैं अपचयन विभव का उल्टा कर दूं, यानी साइन बदल दूं, तो यही क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा। मैंने बता रखा है, साइन अगर मैं बदल दूं, प्लस प्लस कर दूं, तो अब ये क्या हो गया, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो आप कैसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव
ऑक्सीकरण विभव। अगर वैल्यूज याद नहीं होती तो मत लिखो, गलत मत लिखना। अगर याद है तो आप लिख दो, नहीं तो गलत आप नहीं लिखोगे। गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव Fe के मानक ऑक्सीकरण विभव से, Fe के मानक ऑक्सीकरण विभव से, मानक ऑक्सीकरण विभव से कैसा है, ज्यादा या कम? अरे ऑक्सीकरण विभव की बात करूं तो मैं ये आयरन के ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है, मानक ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है, ठीक है। अतः जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जिंक का क्षय होता है, जिंक का क्षय होता है तथा आयरन शेष रह जाता है या आयरन बच जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आयरन बच जाता है, ठीक है। आयरन की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। भाई लोहे के ऊपर अगर मैं जिंक की परत चढ़ा दूं तो जिंक का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, जो नष्ट होगा वो जिंक होगा और अंदर का जो हमारा आयरन है वो बचा रहेगा। तो इस तरीके से जिंक ने अपना बलिदान दे दिया। इस सुरक्षा को हम क्या बोलते हैं, बलिदानी सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगला है हमारा बी क्वेश्चन, इसको लिख लो पहले, फिर इसको मैं मिटा देता हूं। और अगर आप अपचयन विभव में आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव आयरन के मानक अपचयन विभव से कम होता है, क्योंकि माइनस में 76 आपका पता है कि 44 से कैसा होगा, कम होगा। अतः जिंक का ऑक्सीकरण होता है तथा जिंक का क्षय होता है और आयरन आपका बच जाता है। कैसे भी डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं मिटाता हूं और अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं, तीसरे का बी, ठीक है। देखना भाई, तीसरे का बी देखो, अच्छा कुछ मिटा दिया क्या, लैम्बडा एम नॉट का मान निकालना है, ठीक है। देखो तीसरे का बी देखो, आपको पता है NaCl, HCl और CH3COOH हेतु लैम्बडा एम नॉट का मान दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, सोडियम एसीटेट के लिए पूछ रहा है। तो अभी अभी इस तरीके का हमने न्यूमेरिकल किया था, डायरेक्ट करते हैं भाई। CH3COONA एक नंबर का है, ठीक है ना। तो इसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे लिए क्या है, लैम्बडा नॉट CH3CO माइनस, तोड़ेंगे तो माइनस में टूटेगा और साथ में किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, ठीक है। अब आपको पता है जो हमें चाहिए उसको जोड़ दो, जो नहीं चाहिए वो घटा दो। हमको चाहिए Na चाहिए तो Na को जोड़ेंगे क्योंकि Na चाहिए हमको CH3COO चाहिए, बिल्कुल चाहिए CH3COO माइनस, तो इसको भी जोड़ेंगे। क्या आपको Cl चाहिए, नहीं चाहिए। क्या हमें इसमें H चाहिए, नहीं चाहिए, तो HCl को हम घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा नॉट CH3COOH और क्या करेंगे प्लस लैम्बडा नॉट NaCl माइनस लैम्बडा नॉट HCl, ठीक है। अब आपको पता है CH3COOH की वैल्यू कितनी दे रखी है, 390, ठीक है। प्लस NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, NaCl ये रहा 110, ठीक है। माइनस HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है, HCl की वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है। तो इसको घटा दो, 10 इसमें जोड़ दो भाई, 110 में से 100 गया, कितने बचेंगे 10 इसमें जोड़ा कितने हो जाएंगे 400। और आपको वैल्यूज पता है, वैल्यू किसमें दे रखी है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ओम इनवर्स क्या होता है आपका, साइमन, तो साइमन लिख सकते हो, सीमेन लिख सकते हो, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्बडा नॉट CH3COONA की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके का न्यूमेरिकल हमने पहले भी कर रखा है, तो लिख लो इसको भाई, आसान सा न्यूमेरिकल, 1 नंबर आपका पक्का, ठीक है। चलें आगे, चलो भाई अब देखते हैं 2017 का हो गया। 2017 में सप्लीमेंट्री में जो आया था मैं उसको भी आपको बता देता हूं भाई, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम सप्लीमेंट्री के पेपर की, कि सप्लीमेंट्री में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको फिर बोला है कि सप्लीमेंट्री में जब आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो आपको मेन एग्जाम से बढ़िया लेवल मिलेगा भाई, ठीक है ना। तो देखो अब सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन देखो,